वाई न्यू क्रिमिनल लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड। आज का जो टॉपिक है वो हम इसी पर इस लेक्चर को देख रहे हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज अमेंड बनाए गए, जो वापस से तैयार किए गए, तो उनके पीछे का क्या कारण रहा या क्या आवश्यकता रही कि इनको बनाया गया। किसी भी लॉ को जब वो पहले से बनी हुई थी तो उसके अंदर इतना सारा चेंज करना या उसको वापस नया बनाना, इसके पीछे के जो कारण हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में तीन नए क्रिमिनल लॉज लेकर के आए गए, जिसके अंदर हम बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस को देखते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। उसमें से आज जिस टॉपिक पर हम स्पेशली बात करेंगे वो बात करेंगे बीएसए या भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, ओरिजिनल थ्योरी को ध्यान में रखते हुए कि क्यों इन लॉज को अमेंड किया गया या क्यों इन नए लॉज को बनाया गया। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले से था 1872 ऑनवर्ड्स, और अब जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया, तो ये कब कब लाए गए और क्या क्या इनके अंदर जो स्पेशलिटीज़ थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एविडेंस के बारे में, तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि एविडेंस जो वर्ड है वो वास्तव में एक लैटिन वर्ड एविडेरे से लिया गया है, जिसका मतलब वास्तव में होता है किसी भी बात को क्लियर करना या किसी भी बात को प्रूव करना, यानी तो किसी भी बात को टू प्रूव और टू मेक क्लियर समथिंग, ये एविडेरे का मतलब होता है। और वास्तव में हम एविडेंस के अंदर कुछ चीज़ों को साफ साफ देखने के लिए और स्पष्ट रूप से समझने के लिए ही यूज़ लेते हैं कि कोई भी काम जो भी फैक्ट इन इशू है वो था या नहीं था, इसी को हम इसमें क्लियर करते हैं, इसीलिए इसका नाम एविडेंस रखा गया। भारत के अंदर हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देख रहे थे जो 1 सितंबर 1872 को एनफोर्समेंट में आया था। तो बहुत पुराना एक्ट था और जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि 1872 के अंदर ही इसको एनफोर्समेंट में लाया गया था और फिर कुछ चेंजेस के साथ में इसको कंटिन्यू किया गया। और उसके बाद में अब जो नया हमारे सामने एविडेंस के लिए जो लॉ आया वो आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1 जुलाई 2024 को आया। तो अब ये करीबन 70 साल 75 साल के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा क्या था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाना पड़ा और इंडियन एविडेंस एक्ट को हमें अब यहाँ से हटाना पड़ा। तो अब जो भी नए केसेस आएंगे उनको हम डील करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार। तो उसके पीछे के कुछ मुख्य कारणों को अपन देखते हैं। जैसे हम इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट करीब करीब 70 साल तक, सेवन डिकेड्स तक जो है वो एनफोर्समेंट में रहा। आप इसमें देख पा रहे हैं ये करीब करीब 7 डिकेड्स तक एनफोर्समेंट में रहा है। तो उसके बाद में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था कि भाई इसके अंदर नए क्रिमिनल लॉज को देखा जाए, वापस क्रिमिनल लॉज को रिव्यू किया जाए, उनके ऊपर एक बार ध्यान दिया जाए और सोसाइटी के अंदर होने वाले जो बड़े बदलाव हैं उनके हिसाब से किसी नए लॉ को तैयार किया जाए। तो हर लॉ को समय के साथ साथ में बदलना जरूरी होता है। अब यहाँ पर क्या ज़रूरत महसूस की गई, क्यों हमें इस सोसाइटी के बदलाव के साथ में जो है इन लॉज को चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि इन बीते वर्षों के अंदर एविडेंस को प्रोड्यूस करने में या एविडेंस की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे अंतर आए। जैसे 1872 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का इतना रोल नहीं था। उसके बाद में आप देखते हैं कि एविडेंस एक्ट के अंदर जब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता था तो उसके समय जब 1872 में इसको लाया गया था उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या मोबाइल या इस प्रकार से सर्वर, कंप्यूटर, सीडी, सीसीटीवी, इन सब का इतना रोल उस समय नहीं होता था। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कम्पीट करने के लिए भी इंडिया के अंदर इस प्रकार से इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाना जरूरी था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई इसका पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं या कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर कभी कोई चेंज हो तो सरकार या कोई भी पार्लियामेंट इस प्रकार से लॉज को अमेंड करे। तो इसका आंसर हमको जूरिस्प्रूडेंस में मिलता है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अलग अलग थ्योरीज बताई गई है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल थ्योरी। उसी के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लॉ ये बोलती है, इस स्कूल का यहाँ पर मतलब विचारधारा है।
तो ये कहती है कि जो लॉ है वो सोशल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से जो है वो एडप्ट की जानी चाहिए और उसके अंदर सभी सोशल नीड्स, जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो उस समय की वैल्यूज़ है और जो उस समय की परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से लॉ को बनाया जाना चाहिए। मतलब लॉ ऐसी नहीं हो सकती जिस जो सोसाइटी के वैल्यूज़ के अलग हो, या जो सोसाइटी की नीड्स है उससे अलग हो, या जो सोसाइटी की जो परिस्थितियां हैं उनसे अलग हो। अगर ऐसी कोई लॉ आप बनाओगे या बनी रहने दोगे तो फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ सकती है। इसलिए ये स्कूल कहती है कि भाई लॉ हमेशा उस तरह से रहनी चाहिए जैसे सोसाइटी की नीड्स हो, जैसे सोसाइटी की वैल्यूज़ हो और जैसे सोसाइटी की कंडीशंस हो। तो क्योंकि अब सोसाइटी की कंडीशंस बदल रही है, कंडीशंस कैसे बदल रही है, पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का इतना रोल नहीं था, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का रोल आया। इसी तरीके से हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि पहले कुछ ऐसे लॉज थे जो कि यूनाइटेड किंगडम से या इनसे डोमिनियन से रिलेटेड थे, वो अब इतने काम के नहीं रहे, तो इन लॉज को उसमें से हटाया भी गया। तो जैसे जैसे नीड्स, वैल्यूज़ और कंडीशंस चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हम इनको चेंज करते जाएंगे। अब क्योंकि एक बड़े रूप पर इसको पूरा ड्राफ्ट किया गया, इसलिए हम एक नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर के आए। इसको आगे समझने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि लॉ इज़ मेड फॉर सोसाइटी। लॉ हमेशा बनाई जाती है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी को ही तो उपयोग में लेनी है लॉ। इसलिए देयरफॉर व्हेन सोसाइटी चेंजेस लॉ मस्ट आल्सो चेंज। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे वैसे लॉ भी बदलनी ही चाहिए, क्योंकि लॉ बनाई ही सोसाइटी के लिए गई है। और अगर सोसाइटी के लिए बनी लॉ सोसाइटी के ही काम की नहीं है तो फिर उस लॉ का क्या मतलब होगा। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदले वैसे वैसे लॉ को भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल लॉ स्कूल के एक बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हुए जिनका नाम था रॉस्को पाउंड, और उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी और उस थ्योरी से भी ये बल मिलता है कि इस प्रकार से जब जब लॉ बदलती है, जब जब सोसाइटी बदलती है तब तब लॉ को भी चेंज होना चाहिए। तो रॉस्को पाउंड ने जो कि एक फिलोसोफर रहे, जो एक जूरिस्ट रहे सोशल थ्योरी के लिए, उन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी। उसे हम जब जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स को करेंगे तब डिटेल में करेंगे, उसका थोड़ा सा एक पार्ट हम समझते हैं। तो उनका ये कहना था कि लॉ इज़ अ टूल टू बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। लॉ केवल एक ऐसा माध्यम है जो सोसाइटी के अंदर होने वाले बदलावों को इस प्रकार से जो है वो संभाल सकता है या उसको यूज़ कर सकता है। एंड एम्फेसाइज दैट लॉ इज़ नॉट स्टैटिक। लॉ कभी भी जो है ना वो एक समान नहीं रह सकती। लॉ वैसे बदलती जाएगी जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे सोसाइटी बदलती जाएगी, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाएगी। तो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस दैट अडॉप्ट सोशल चेंजेस टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉ ऐसी होनी चाहिए जो समाज के साथ में माफ़ कीजिएगा, जो समाज के साथ में बदले और जैसा समाज बदल रहा हो उन परिस्थितियों के हिसाब से लॉ को भी डायनेमिकली चेंज करना चाहिए, जिसके कारण मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ मिले और उसके अंदर मिनिमम जो है वो फ्रिक्शन आए, मिनिमम उसके अंदर जो अवरोध पैदा हो। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी ऐसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो सोसाइटी के साथ में जो इस तरीके से हारमोनी बना करके नहीं चल पा रही है। इसीलिए रॉस्को पाउंड ने ये कहा कि जैसे जैसे सोसाइटी बदले वैसे वैसे लॉ को बदलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मिला जिसके कारण से ये नए एक्ट्स बनाए गए। अब जब भी हम किसी लॉ को पढ़ें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस लॉ के पीछे का क्यों उसको इस प्रकार से अमेंड किया गया या क्यों उसकी जगह पर नए लॉज को बनाया गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस सोसाइटी ने देखे हैं जिसके कारण से हमें ये नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाना पड़ा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो एविडेंस के अंदर अब ऐसी इंफॉर्मेशन को भी यूज़ किया जाना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई हो और जिसमें विटनेसेस को या एक्यूज्ड को या एक्सपर्ट्स को या विक्टिम्स को इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके कोर्ट के सामने। साथ ही साथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो ओरिजिनेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एडमिसिबल बनाया जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। इसी तरीके से जो सेकेंडरी एविडेंस है उसके स्कोप को भी बढ़ाया जाए। जब हम इस क्लास को आगे लेंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे कि अब सेकेंडरी एविडेंस जो डिफाइन किए गए उसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अलावा कुछ और नए क्लॉजेस जोड़े गए जो सेकेंडरी एविडेंस की जो डेफिनेशन है या जो एडमिसिबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से
नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया। तो जब हम इसके बारे में विचार करें तो जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को मदर ऑफ लॉ कहा गया है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको होने वाले चेंजेस, कौन सा चेंज सही है, कौन सा चेंज गलत है, क्या किया जाना चाहिए था, क्या नहीं किया जाना चाहिए था, इसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया मिलता है। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस पर मजबूत पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको कुछ लाभ पहुँचा होगा, आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।